हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में। हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाया, कुछ निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप कक्षा 12 अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान का। प्रकाश, वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए। ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिकों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पे अनेक प्रयोग किया था। देखें ध्यान से, यहाँ पे फिगर आप देखें ध्यान से। यह प्रयोग का उत्सर्जन नलिका आपको दिख रही है। यह उत्सर्जन नलिका है जिसके अंदर यह P1 और P2 धातु की दो प्लेटें लगी हुई हैं। P1 और P2 धातु की दो प्लेटें हैं। P1 के सामने देखें एक विंडो है, एक खिड़की लगी हुई है, जिससे पराबैंगनी प्रकाश की किरणें जो हैं आ रही हैं। प्रकाश की किरणें जो प्लेट P1 पर टकरा रही हैं। ठीक है, इन पराबैंगनी किरणों के टकराने के कारण, इन प्रकाश किरणों के टकराने के कारण P1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो P2 पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, यह प्लेट P1 जो है, इसको एक अमीटर, धारा नापने के लिए अमीटर लगाया गया है, धारा मापी। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, बटन लगा हुआ है चालू बंद करने के लिए। और ध्यान से देखें, यहाँ पे एक दिक् परिवर्तक लगा हुआ है, रिवर्स करंट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे दिक् परिवर्तक लगाया गया है, जिसमें दो नंबर हैं, दो चाबी है। एक 1-1, 2 है। 1-1 को चालू कर देंगे तो करंट इधर से फ्लो करने लगेगा, और 2-2 को चालू कर देंगे तो करंट इन रास्तों से फ्लो करने लगेगा। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर इनके बीच में एक वोल्टमीटर लगाया गया है, विभव नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया है। और वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए यहाँ पे विभव विभाजक लगाया गया है, रियोस्टेट लगाया गया है, विभव विभाजक, और बैटरी है और एक कुंजी है। ठीक है, तो यह हमारे एक्सपेरिमेंट के हिस्से हैं जिसे हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के प्रयोग में इसका यूज किया था, और अलग अलग प्लेटों पर उन्होंने प्रयोग किया था। समझे ध्यान से। हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उन पर विभिन्न आवृत्तियों के, अलग अलग आवृत्तियों के तथा विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला, तथा प्रत्येक दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को मापा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों ने अलग अलग धातुओं के प्लेट का यूज किया, अलग अलग तीव्रताओं की प्रकाश को डाला। ठीक है, अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को डाला, और उससे निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को भी उन्होंने नापा। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में अनेक रिजल्ट प्राप्त किए। यह जो उन्होंने बार बार प्लेट को चेंज किया, अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश का यूज किया, अलग अलग आवृत्तियों को चेंज किया, जिसके कारण उन्हें अलग अलग प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं प्राप्त हुईं, प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता अलग अलग उन्हें प्राप्त हुई। इन सब चीज़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया, उन्हें रिजल्ट मिला, जिसके आधार पर उन्होंने नियम बनाया। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में अनेक फल प्राप्त किए। ठीक है, इसके लिए एक सरल उपकरण, देखें यहाँ पे एक सिंपल डिवाइस दिखाया गया है, उपकरण दिखाया गया है। इसके लिए उन्होंने एक सरल उपकरण
जिसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक निर्वातिक नलिका, ठीक है, यह एक निर्वातित नलिका है, के भीतर धातु की दो प्लेटें P1 और P2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाई गई हैं। प्लेट P1 के सामने क्वार्टज की खिड़की W है। प्लेट P1 एक क्वार्टज की खिड़की W के सामने लगी हुई है। प्लेट P1, ठीक है, प्लेट P1 एक क्वार्टज की खिड़की W के सामने पड़ती है तथा इस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। प्लेट P1 पर ही प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। इससे कैथोड प्लेट भी कहते हैं। यह जो प्लेट आप देख रहे हैं, इसे कैथोड प्लेट भी कहा जाता है P1 को। ठीक, इस P1 प्लेट का संबंध, इन प्लेटों का संबंध एक सुग्राही अमीटर A से, ठीक है, तथा एक दिक् परिवर्तक, यह जो दिख रहे हैं आप, यह दिक् परिवर्तक है, रिवर्स करंट को कंट्रोल करेगा। दिक् परिवर्तक कम्युलेटर C के द्वारा एक विभव विभाजक, देखें ध्यान से, यह एक विभव विभाजक है, पोटेंशियल डिवाइडर है, विभव विभाजक से इसका कनेक्शन किया जाता है। इससे प्लेटों के बीच विभवांतर में परिवर्तन किया जाता है। विभव विभाजक से क्या यूज है इसका? प्लेटों के बीच में विभवांतर में परिवर्तन किया जाता है। विभवांतर की दिशा बदली जा सकती है, ठीक है, विभवांतर की दिशा जो है बदली जा सकती है। प्लेटों के बीच में विभवांतर को बदला जा सकता है। इस विभवांतर को वोल्टमीटर भी से नाप सकते हैं। यह वोल्टमीटर जो भी है, यह हमारे विभवांतर को बताएगा, जो आप विभव विभाजक से चेंज करेंगे उसको, ठीक है। यह सारी व्यवस्थाएं जो हैं उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग धातु की प्लेटों को लेकर, अलग अलग प्रकाश की तीव्रताओं के डालकर, अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को डालकर, उन्हें अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश ऊर्जाएं मिली, अलग अलग प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता मिली। उस आधार पर उन्होंने नियम प्राप्त किया, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, ठीक है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष मिला, अब उसको आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला उनको जो निष्कर्ष मिला कि कैसे जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर है लाइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, ध्यान से देखें, ग्राफ यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे y अक्ष में धारा को लिया गया है जो 0 से बढ़ रही है धारा। यह x अक्ष में विभवांतर लिया गया है, यह 0 है, विभवांतर 0 से इधर सब प्लस विभवांतर है और इधर 0 से इधर माइनस विभवांतर है। एक स्पेशल विभवांतर दिखाया गया है -V0। तीव्रता आप देखें I तीव्रता है और I2I तीव्रता है। तो आप देख रहे हैं कि तीव्रता बढ़ाने पर धारा जो है बढ़ जा रही है। I तीव्रता पर धारा का मान केवल इतना ही है, लेकिन 2I तीव्रता पर धारा का मान बढ़ जा रही है। तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता आप समझने जा रहे हैं। जब एक निश्चित आवृत्ति तथा तीव्रता की प्रकाश प्लेट P1 पर डाला जाता है, देखें ध्यान से, प्लेट P1, यह आपका प्लेट P1 था, ठीक है। इस पर एक निश्चित आवृत्ति, ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति और तीव्रता के प्रकाश किरण को जब प्लेट P1 पर डालते हैं तो प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और यदि दिक् परिवर्तक में केवल प्लग 1 और 1 को, केवल प्लग 1 और 1 को लगा दें और लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव दिया जाए, प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाए, तो ये निकलने वाले सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे परिपथ में अधिकतम वैद्युत धारा बहने लगती है। तो आपने क्या किया, आपने एक निश्चित आवृत्ति और तीव्रता के प्रकाश किरणों को प्लेट P1 पे डाला है,
ठीक है, जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकले हैं। यदि कम्युलेटर जो है आपका, यदि C को, दिक् परिवर्तक C में केवल प्लग 1 और 1 को लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाए तो यह सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में अधिकतम वैद्युत धारा बहने लगती है। प्रकाश वैद्युत धारा के इस अधिकतम मान को ही संतृप्त वैद्युत धारा कहा जाता है। प्रकाश वैद्युत धारा के इसी अधिकतम मान को क्या कहते हैं? संतृप्त वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, प्लेट P2, यह जो प्लेट P2 है, प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर, प्लेट P2 के अगर धन विभव को बढ़ाया जाए, प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा में कोई वृद्धि नहीं होती है। प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि P1 से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच रहे थे। ठीक है, और यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को दुगुना कर दें, P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को क्या कर दें? डबल कर दें, दुगुना कर दें, I से 2I कर दें, तो अधिकतम धारा का मान भी डबल हो जाएगा। धारा का मान भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि प्रकाश वैद्युत धारा जो है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की दर जो है, वह आपतित प्रकाश की तीव्रता की अनुक्रमानुपाती होती है, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसीलिए तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा, इस ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझें, ध्यान से देखें। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, डिपेंडेंस अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत ध्यान समझिएगा। जब एक निश्चित आवृत्ति और तीव्रता के प्रकाश किरणों को प्लेट P2 पर डाला जाता है तो प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और यदि दिक् परिवर्तक में केवल प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाए तो सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। प्रकाश वैद्युत धारा के इस अधिकतम मान को ही संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि P1 से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच रहे थे। और यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I, P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को दुगुना कर दें, 2I कर दें, ठीक है, यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को दुगुना कर दें तो अधिकतम धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। देखें ध्यान से, फिगर 3 में अधिकतम धारा का मान भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। I तीव्रता पर धारा इतना है तो 2I तीव्रता पर धारा डबल हो गई है, दुगना हो गई है। इससे पता चल रहा है कि प्रकाश वैद्युत धारा जो है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर कंडीशन पे। अब यह जो 1 को स्टार्ट किए थे, अब 2 को स्टार्ट करते हैं, 2 और 2 को। अब यदि हम दिक् परिवर्तन C में, दिक् परिवर्तक C में केवल प्लग 2 और 2 को, केवल प्लग 2 और 2 को लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव कर दें, सीधे डायरेक्ट उल्टा कर रहे थे। इससे पहले हमारा P2 क्या था? धन विभव पे था, जिससे P1 से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन जो है पहुंच जाते थे P2 पर और धारा हमें संतृप्त मिलती थी, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा मिलती थी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया कि दिक् परिवर्तक C में केवल प्लग 2 और 2 लगाकर प्लेट P2 को, प्लेट किसको? P2 को P1 के सापेक्ष,
ऋण विभव पर कर दें तो धारा तुरंत घट जाती है। P2 को ऋण विभव पे कर दें इस P1 के सापेक्ष तो धारा तुरंत घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि जो P2 ऋण विभव हो जाएगा तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी ऋण विभव है, तो ऋण में प्रतिकर्षण होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे धारा नहीं बहेगी या बहुत कम बहेगी। तो यदि हम दिक् परिवर्तक C में केवल प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर कर दें तो धारा तुरंत घट जाती है, ठीक है, परंतु शून्य नहीं होती है। धारा तो घट जाती है लेकिन शून्य नहीं होती है। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, वह P2 पर पहुंच जाते हैं। मतलब P1 से निकलने वाले ऊर्जाओं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है अलग अलग होती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है वही P2 पर पहुंच पाते हैं, बाकी लोग रुक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पता चलता है कि P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर धारा तेजी से घटती जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। अगर P2 के ऋण विभव को बढ़ाते जाए तो जो पहुंच रहे थे इलेक्ट्रॉन वह भी नहीं पहुंच पाएंगे और धारा शून्य हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जैसा ग्राफ में आप देखें ध्यान से, यदि हम ऋण विभव को बढ़ाएं, वोल्टेज को बढ़ाएं, P2 के ऋण विभव को बढ़ाएं तो धारा जो है घटते घटते क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। घटते घटते शून्य हो जाएगी धारा, ठीक है। P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर धारा तेजी से घटती है और अंत में शून्य हो जाती है। देखें -V0 वोल्टेज और करंट भी इसमें 0 हो गया। इस समय यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तब भी प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम तीव्रता को भी बढ़ा देंगे तो धारा का मान हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कब? जब हमने P2 के विभव को, ऋणात्मक विभव को बढ़ा दिया है और बहने वाली धारा शून्य हो गई है। उस कंडीशन में तीव्रता भी बढ़ा दें, I का मान भी बढ़ा दें, तब भी जो है धारा नहीं मिलेगी हमें। समझे ध्यान से इस बात को। देखे ध्यान से। हाँ, तो आपने देखा कि P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर धारा तेजी से घटती जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। इस समय यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें, P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें, तब भी प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि P1 से विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, P1 से अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जब प्लेट P2 P1 के सापेक्ष कम मामूली से ऋण विभव पर होती है तो वह इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगती है, जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन अधिक ऊर्जा वाले अब भी पहुंच जाते हैं, जिससे धारा घट जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम P2 के ऋण विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है और अंत में एक निश्चित ऋण विभव पर सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी P2 पर नहीं पहुंच पाता है। और इस अवस्था में प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है और उस कंडीशन में तीव्रता बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है, ठीक है। P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, संस्तब्ध विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहते हैं।
चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, अतः इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। और यदि निरोधी विभव का मान भी 0 हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर E भी 0 होगी। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? E के बराबर E भी 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि निरोधी विभव क्या होता है। P1 के सापेक्ष P2 को दिया गया ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहलाता है। निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। और यदि निरोधी विभव का मान भी 0 हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर E भी 0 होगी, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, अब चूंकि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि निरोधी विभव जो है अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निरोधी विभव अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए निरोधी विभव अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता दुगनी करने पर प्रकाश वैद्युत धारा तो दुगनी हो जाएगी, परंतु निरोधी विभव वही रहेगा। तीव्रता दुगनी करने पर प्रकाश वैद्युत धारा दुगनी हो जाएगी, लेकिन निरोधी विभव क्या होगा? वही रहेगा। धारा का मान दुगना हो जाएगा, लेकिन निरोधी विभव वही रहेगा। देखे ध्यान से, यहाँ तीव्रता I है, I को 2I कर दिए, डबल कर दिए, लेकिन निरोधी विभव V0 उतना ही है। V0 में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह था पहला आपका प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता कैसी है। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, ध्यान समझिएगा। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखिए ध्यान से फिगर, यह आपका विभवांतर लिया गया है x अक्ष पे, पॉजिटिव निगेटिव विभवांतर है, बीच में 0 है। और यह धारा लिया गया है y अक्ष पे, धारा ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। यह आवृत्ति लिया गया है ν1 और ν2 आवृत्ति है, यह ν1 है और ये ν2 है। ठीक है, ν2 का मान अधिक है ν1 से, दूसरी आवृत्ति जो है पहली आवृत्ति से अधिक है। तो जब आवृत्ति बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो V0 का मान भी बढ़ जा रहा है, निगेटिव मान बढ़ जा रहा है। जब आवृत्ति ν1 है तो उस समय संस्तब्ध विभव कटाव पोटेंशियल V0 1 है, जो निगेटिव में कम है। लेकिन जब आवृत्ति ν2 आप बढ़ा दे रहे हैं तो संस्तब्ध विभव V0 2 का मान बढ़ जा रहा है, निगेटिव में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश जो है आवृत्ति पर निर्भर है। देखें ध्यान से, यदि निरोधी विभव पर पहुंच जाने पर, यदि निरोधी विभव V0 पर पहुंच जाने पर हम प्लेट P1 पर उतनी ही तीव्रता का परंतु पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालें तो परिपथ में उतनी ही प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। तो आप देख रहे हैं कि निरोधी विभव पर पहुंच जाने पर क्या करें? तीव्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन अब हमें फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दें, तीव्रता न बढ़ाएं, आवृत्ति चेंज कर दें। तो यदि निरोधी विभव पर पहुंच जाने पर हम प्लेट P1 पर उतनी ही तीव्रता का, तीव्रता नहीं चेंज कर रहे हैं, उतनी ही तीव्रता का परंतु पहले से ऊंची आवृत्ति का, परंतु पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालें तो परिपथ में उतनी ही प्रकाश वैद्युत धारा फिर से बहने लगती है। प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ा देने पर, प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ा देने पर यह धारा पुनः रुक जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवृत्ति बढ़ाने से, तीव्रता तो उतनी है लेकिन आवृत्ति अगर बढ़ा दें तो प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है, और उस कंडीशन में P2 के ऋण विभव को बढ़ा दें तो धारा पुनः रुक जाती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, अथवा निरोधी विभव भी उतना ही अधिक होगा। जैसे देखें यहाँ पर धारा का मान वही है, धारा देखें सीधी हो गई है, संतृप्त धारा। ठीक है, अब यह जो है, यह आवृत्ति है न्यू1, जिसके लिए संस्तब्ध विभव है V01। अब आप जो है तीव्रता को ही रख रहे हैं लेकिन आवृत्ति बढ़ा दे रहे हैं, न्यू2 कर दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो विभव था संस्तब्ध विभव और निगेटिव हो गया, और बढ़ गया निगेटिव में। इससे पता चल रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति इतनी अधिक होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी, निरोधी विभव भी उतना ऊंचा होगा। ठीक है, तो यदि निरोधी विभव पर पहुंच जाने पर हम प्लेट P1 पर उतनी ही तीव्रता का परंतु पहले से ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालें तो परिपथ में उतनी ही प्रकाश वैद्युत धारा फिर से बहने लगती है। प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ा देने पर यह धारा पुनः रुक जाती है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, अथवा निरोधी विभव उतना ही ऊंचा होगा, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है यदि हम विभिन्न आवृत्ति के, अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश को प्रयोग करें, यदि हम अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश का यूज करें, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर eV0 तथा प्रकाश आवृत्ति न्यू के बीच में एक ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा हमें? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। देखें ध्यान से, देखें ध्यान से, एक यहाँ देखें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यह कब? जब हम अलग अलग आवृत्ति का और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचें। यदि हम विभिन्न आवृत्ति के प्रकाशों को प्रयोग करें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट का यूज करें, ठीक है, यदि हम विभिन्न आवृत्ति के प्रकाशों को प्रयुक्त करके प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के, जो eV0 के बराबर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर eV0, और अलग अलग आवृत्ति न्यू, प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इस सीधी रेखा को अगर हम पीछे ले जाएं, इस सीधी रेखा को अगर हम पीछे ले जाएं तो यह जो है एक जगह काट दे रही है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अक्ष को काट दे रही है। इससे पता चल, ठीक है, तो हमें ऊर्जा का एक अंतःखंड मिल रहा है -B, एक अंतःखंड मिल रहा है कितना? -B। तो यदि हम, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के तथा आवृत्ति न्यू के बीच खींचे गए ग्राफ रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, तो यह आवृत्ति अक्ष को एक बिंदु न्यू0 पर काटती है। यह आवृत्ति जो अक्ष है इसको कहाँ काटती है? न्यू0 पर काटती है, जिसे दिल्ही आवृत्ति कहते हैं न्यू0 को।
ठीक है। और ऊर्जा अक्ष पर एक अंतःखंड मिलता है, ऊर्जा अक्ष पर एक अंतःखंड मिलता है, इंटरसेप्ट मिलता है -b। इससे पता चल रहा है कि किसी दी हुई धातु के प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पर डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति ν0 से ऊंची होनी चाहिए। आप जो आवृत्ति डाल रहे हैं, जो प्रकाश डाल रहे हैं धातु पर, उसकी आवृत्ति ν0 से अधिक होनी चाहिए। अगर आवृत्ति ν0 से अधिक होगी तभी यह ग्राफ ऊपर उठेगा, अर्थात उस गतिज ऊर्जा मिलेगी, तभी इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अगर ν0 से कम है, ν0 है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, वहीं रहेंगे धातु के सरफेस पर ही। जब ν0 से अधिक होगा तभी ये आगे बढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा उनको मिलेगी। यह ग्राफ हमें बता रहा है, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि किसी दी हुई धातु के प्लेट से, किसी दी हुई धातु के प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पर डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति जो है ν0 से ऊंची होनी चाहिए, ν0 से अधिक होनी चाहिए। और यदि आवृत्ति का मान, यदि आवृत्ति ν0 मान से नीचे है, यदि आवृत्ति ν0 मान से नीचे है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे कितने भी तीव्र अथवा कितने भी समय के लिए प्रकाश क्यों न डाला जाए। यदि प्रकाश की आवृत्ति जो है ν0 से कम है, तो आप कितने ही देर, कितनी भी तीव्रता का प्रकाश क्यों न डालें, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी दी हुई धातु के प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पर डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति ν0 से ऊंची होनी चाहिए। और यदि आवृत्ति ν0 के मान से नीचा है, कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे कितने भी तीव्र तथा कितने भी समय के लिए प्रकाश क्यों न डाला जाए, ठीक है। इसके विपरीत ν0 से ऊंची आवृत्ति का मंद प्रकाश भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ν0 से ऊंची आवृत्ति, ν0 से ऊंची आवृत्ति का अगर मंद प्रकाश भी है तो वह भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त है। परिभाषा देते हैं ν0 का। प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को, प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देलही आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? देलही आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और इसे ग्राफ में आप देख सकते हैं ν0। प्रकाश के इस न्यूनतम आवृत्ति को, ठीक है, प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ को देलही आवृत्ति, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? देलही आवृत्ति, देहली आवृत्ति, और संस्तब्ध आवृत्ति भी इसी को कहते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आवृत्ति जो है प्रकाश मंद भी है, लेकिन आवृत्ति उसकी देलही आवृत्ति से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो आपने देखा इसमें, इस हेडिंग में, कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। P1 के सापेक्ष P2 के, P1 के सापेक्ष P2 को दिया गया ऋण विभव, P1 के सापेक्ष P2 को दिया गया ऋण विभव, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहलाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर eV0 होती है। निरोधी विभव अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, अथवा निरोधी विभव उतना ही अधिक होगा।
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है। और लास्ट में आपने देखा कि प्रकाश के न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की दहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। इसे ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य को समझ लें, देहली आवृत्ति आप समझ लिए तो देहली तरंग दैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से लिखते हैं। किसी पदार्थ के देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं अथवा संस्तब्ध तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य अथवा संस्तब्ध तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा जीरो से व्यक्त करते हैं। लैम्डा जीरो बराबर सी बटे न्यू जीरो। लैम्डा जीरो बराबर सी बटे न्यू जीरो। ठीक है। देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा जीरो बराबर सी बटे न्यू जीरो। अब जो है इस सूत्र से स्पष्ट है कि धातु पर आपतित प्रकाश एक न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो के संगत तरंग दैर्घ्य का एक अधिकतम मान लैम्डा जीरो है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि न्यू जीरो का संगत तरंग दैर्घ्य का अधिकतम मान क्या होता है, लैम्डा जीरो होता है। अतः किसी धातु पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न कर सके उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। तो लैम्डा जीरो बराबर सी बटे न्यू जीरो। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपने देखा किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य अथवा संस्तब्ध तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा जीरो से व्यक्त करते हैं और लैम्डा जीरो बराबर होता है सी बटे न्यू जीरो। इस सूत्र से स्पष्ट है कि धातु पर आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा जीरो का एक अधिकतम मान है, लैम्डा जीरो। अतः किसी धातु पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु से प्रकाश उत्सर्जन न कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न कर सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका देहली तरंग दैर्घ्य के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के बारे में समझा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।